ऑर्डर ऑर्डर, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ लॉन्ड्री के रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर पॉडकास्ट में, जिसमें हम डिस्कस करते हैं व्हाट मेड न्यूज़, व्हाट डिड नॉट एंड समथिंग दैट एब्सोल्युटली शुड नॉट हैव। आज हमारे साथ हैं न्यूज़ लॉन्ड्री के दो रिपोर्टर अनमोल प्रीतम और बसंत कुमार। आज हम इनसे डिस्कस करेंगे दो स्टोरीज़। अनमोल प्रीतम ने यमुना फ्लड प्लेन को लेके एक स्टोरी किया है जिसका हेडलाइन है यमुना इज़ चोकिंग इन दिल्ली, इज़ फ्लड प्लेन एनक्रोचमेंट टू ब्लेम। इसी के साथ बसंत ने एक स्टोरी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजिट्स पे, उनके ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल विजिट्स पे। इस स्टोरी का हेडलाइन है ट्रैकिंग द मोदी ट्रिप्स, पब्लिक मनी यूज फॉर बीजेपी प्रमोशन। बसंत, अनमोल, आप दोनों का स्वागत है इस पॉडकास्ट में। शुक्रिया से भाई। अनमोल, आपसे शुरुआत करेंगे। यमुना का जो प्रदूषण का इशू है, हर साल लोग उठाते हैं इसको। हर साल देखने को मिलता है कि जो एक फोम क्रिएट हो जाता है यमुना नदी के ऊपर, और जो प्रदूषण को लेके आपने काफ़ी जगह विजिट भी किया, एनक्रोचमेंट देखा। तो आप बताएंगे ये स्टोरी है क्या और आपने क्या इसमें एक्सप्लोर किया है, क्या इन्वेस्टिगेशन किया है? बेसिकली जब भी यमुना की बात होती है दिल्ली में, खासकर ये दिवाली के आसपास वाला टाइम, जो छठ पूजा और दिवाली के आसपास वाला टाइम, तो ज़्यादा बात इस बारे में होती है कि यमुना के एक टॉक्सिक फोम देखने को मिल रहा है यमुना के पानी में, उसके पानी की क्वालिटी पे बात होती है। और फिर हर साल यही होता है कि बीजेपी के लीडर जाते हैं वहाँ पर, डुबकी लगाते हैं और फिर फ़ोटो खिंचवाते हैं, बताते हैं, मीडिया का इवेंट होता है। कुछ तो पानी भी पी लेते हैं वहाँ। इस साल हाँ इस साल वीरेंद्र सचदेवा शायद गए थे वहाँ पर, डुबकी लगाया, प्रदेश अध्यक्ष, और बीमार भी पड़ गए। बीजेपी रैली के प्रदेश बीमार पड़ गए थे। हाँ, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, वो पानी पीने की वजह से, नहाने की वजह से। डुबकी, पीने की तो छोड़ दो, पीना तो ब्लैक वाटर है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मिनरल चाहते हैं अपने पानी में, तब आप शायद पी सकते हैं यमुना का पानी। तो यमुना के हमेशा बस वाटर की क्वालिटी पे बात होती है बेसिकली हर साल, और ये साल दर साल हर साल का इवेंट है। अभी कुछ साल बाद फिर से जब यमुना के पानी का फ्लो थोड़ा बेटर होगा, फिर लोग भूल जाएंगे जैसे ही फोम खत्म होगा। लेकिन एक चीज़ जो लोग नहीं समझते कि अब उस पर फिर इसके बैकग्राउंड में स्टोरी ये आती है कि दिल्ली का वाटर जो है, जो नालों से जा रहा है, जो सीवेज और ड्रेन का पता ही नहीं चलता दिल्ली में कि क्या ड्रेन है क्या सीवेज है। कभी सीवेज को पंक्चर करके ड्रेन से मिला दिया जाता है, बरसात के दिनों में खासकर ऐसा होता है। एक वास्ट नेटवर्क, इसमें पता नहीं लगता कि ड्रेन का कौन सा है आउटलेट, कौन सा है, और सीवेज का कौन सा आउटलेट है। उसके पीछे एक बड़ा रीजन है कि करीब 11 से ज़्यादा एजेंसियाँ यहाँ के ड्रेन्स और सीवेज को मिलाकर मैनेज करती हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, दिल्ली कैंट भी है, दिल्ली गवर्नमेंट की अपनी है, यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट है, तमाम सारे डिपार्टमेंट हैं। तो अकाउंटेबिलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, बोल देंगे उसका काम है, ये तो उसका काम है। यस एग्जैक्टली वैसा ही होता है। तो वो कभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या ड्रेन है क्या सीवेज है। और जो डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट थी कि दिल्ली के सारे जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो बंद पड़े हैं, वो वर्किंग नहीं है। तो हम जब गए थे वजीराबाद में, तो वजीराबाद और सिग्नेचर ब्रिज के बीच में जो ड्रेन आता है, वो ड्रेन पूरा एकदम नाले का पानी लिए हुए बदबूदार काला, वो पूरा यमुना में जा रहा है। और उसकी वजह से पूरा यमुना का पानी काला है। जैसे आप वजीराबाद बराज से यमुना नीचे आती है, दिल्ली में इंटर करती है, वैसे ही इसमें ड्रेन्स मिलना शुरू होते हैं और उसके पानी की क्वालिटी कालिंदी कुंज तक कुछ ऐसी हो जाती है कि वह हमें टॉक्सिक फोम देखने को मिल जाता है। हमेशा इसी पे बात होती है कि दिल्ली का पानी साफ़ नहीं है, साफ़ नहीं है, साफ़ नहीं है। पर इसके पीछे का जो नेचुरल रीज़न है, जो लगातार यमुना के फ्लड प्लेन पर इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, और ये कोई और नहीं कर रहा है, ये गवर्नमेंट द्वारा हमारे किया जा रहा है, उस पर बात नहीं होती है। दैट्स द बिगर क्वेश्चन। अभी मैं कल या परसों देख रहा था कि स्वाति मालीवाल जब बोल रही थी राज्यसभा में, तो वो भी यमुना को लेकर जो बात कर रही हैं, वो उसके पानी की क्वालिटी को लेकर बात कर रही हैं। वो इस बारे में बात नहीं कर रही है कि यमुना के फ्लड प्लेन की स्थिति क्या है जी। और फ्लड प्लेन की इम्पोर्टेंस बहुत सारे आम लोगों को पता नहीं कि फ्लड प्लेन रिवर के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। फ्लड प्लेन एक तरह से, एक तो वो नदी में आई बाढ़ को कंट्रोल करता है। फ्लड प्लेन को आप कॉमन लैंग्वेज में ऐसे समझिए कि बांध जो होते हैं, दोनों बांध के बीच का जो नदी का खाली स्पेस होता है, एक नदी का मेन चैनल है, फिर बांध के बीच का स्पेस है, वो फ्लड प्लेन है। तो उस फ्लड प्लेन की इम्पोर्टेंस ज़्यादातर लोग समझते नहीं हैं। हमारी गवर्नमेंट भी उस पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि आम पब्लिक के बीच उसको लेकर
अवेयरनेस नहीं है, चर्चा नहीं होती। उसके 3-4 बहुत मेजर रोल प्ले करता है वो एक नदी के लिए। एक तो जब बाढ़ आती है तो उसको कंट्रोल करता है वो, और दूसरा ये उसका होता है कि नदी का जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है उसको मेंटेन करने में उसकी बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है वो। इसके साथ आपके शहर के ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है वो, ताकि आपके ज़मीन के अंदर पानी रहे। तो ये जो फंक्शन होते हैं सब कुछ फ्लड प्लेन की वजह से होते हैं। इसके अलावा एक और होता है कि नदी की अपनी एक सेल्फ क्वालिटी होती है, एक नेचुरल फिनोमिना है कि उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होते हैं उनको नदी खुद से साफ कर लेती है। जब बाढ़ आता है और पानी फैलता है नदी का, तो वो आसपास के इलाकों में जाता है, उधर प्लांट्स होते हैं, मिट्टी होती है, मिट्टी के जरिए वो सोख लिया जाता है जो उसमें पॉल्यूटेंट होते हैं। तो वो एक नेचुरल फिनोमिना है जिससे नदी साफ रहती है। अब वो क्या हो रहा है दिल्ली में, वो लगातार, चूंकि दिल्ली का जो भी नदी के किनारे जो भी डेवलपमेंट या ब्यूटिफिकेशन के काम हो रहे हैं वो सारे इंजीनियर्स के भरोसे हो रहे हैं। उसमें पर्यावरणविद नहीं है और उसका कोई मतलब अगर आपने बना दिया, जैसे आपने सूर घाट इन लोगों ने बनाया, घाट का टेक्निकल मीनिंग ही होता है कि घाट नदी से सट के होता है। घाट एक तरह की सीढ़ी होती है जो नदी तक जाती है कि आपको नहाना है तो आप घाट पे बैठकर नहा लीजिए, पूजा अर्चना जो भी आपको करना है, या आप बैठ सकते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, एक सूर घाट बनाया है। कहाँ पे? वजीराबाद के पास, सिग्नेचर बीच और वजीराबाद के जहाँ आरती की बात होती है। हाँ, सूर घाट में इन लोगों ने क्या किया कि यमुना से 50 मीटर की दूरी, मेन चैनल से करीब 50 मीटर की दूरी, 50 मीटर से भी कम होगा, एक बड़ी सी वॉल चलाकर उस एरिया को अलग कर दिया है। 1000 स्क्वायर मीटर का करीब वो एरिया है, नहीं 2000 स्क्वायर मीटर का। और उस एरिया में इन लोगों ने 2 बड़े बड़े स्विमिंग पूल बना दिए घाट के नाम पर। और उसमें जो पानी आता है वो दिल्ली जल बोर्ड से आता है, यमुना का पानी नहीं आता है। ठीक है, तो एक तरह का स्विमिंग पूल इन लोगों ने कंस्ट्रक्ट कर दिया, और वो पूरा कंक्रीट का जो सबसे मेजर जो नदी का घाटा होता है वो ये होता है कि जो भी नदी का काम होता है, एक तो उसका स्पेस अपना कम हो रहा है। जब आप जैसे ग्लास में पानी है उसमें आप कंकड़ डाल दें तो जो पानी का ग्लास की पानी रखने की कैपेसिटी होगी वो ऑब्वियसली कम होगी। पहला रोल ये है। दूसरा ये है कि जब कंक्रीटाइजेशन हो जाएगा तो अब्जॉर्प्शन नहीं होगा पानी में से पॉल्यूटेंट का। अगर मिट्टी है, प्लांट्स हैं, नेचुरल प्लांट्स हैं जो भी उसके फ्लड प्लेन में नेचुरली बड़े होते हैं, वो नहीं है तो वो अब्जॉर्प्शन नहीं होगा पानी से। तो पानी जैसे आएगा वैसे ही वापस चला जाएगा नदी में। बाढ़ आई, पानी आया, फिर पानी चला गया, तो ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज नहीं होगा। उसका जो नेचुरल फिनोमिना है खुद को साफ करने का वो भी नहीं होगा, और उसका नदी के फैलने का स्पेस कम होगा। तो नदी जो फैलनी चाहिए वो ऊपर आएगी, तो बाढ़ का खतरा भी शहर में बढ़ेगा। इस तरह से ये फ्लड प्लेन काम करता है। मैं अभी और आपके पास वापस आऊँगा कि कौन कौन से साइट्स हैं जो आपने विजिट किया, आपने क्या क्या वहाँ पे देखा है। बसंत की स्टोरी पे चलते हैं। बसंत ने ट्रैक किया है कि मोदी ने कितनी ट्रिप्स की हैं और उन ट्रिप्स का ऑफिशियल विजिट्स पे और उन ऑफिशियल विजिट्स पे उन्होंने कैसे पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए यूज़ किया है। आप बताइए अपनी स्टोरी की, आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया है। और हुआ यूँ कि पिछले महीने अक्टूबर में 2 अक्टूबर था, तो एक अखबार में विज्ञापन छपा झारखंड सरकार का कि प्रधानमंत्री का वीरों की धरती झारखंड में स्वागत है, और वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, वहाँ के राज्यपाल की तस्वीर थी और प्रधानमंत्री की तस्वीर थी। और उसी दिन मैंने देखा कि प्रधानमंत्री एक पॉलिटिकल रैली कर रहे हैं बीजेपी की। तो मेरे दिमाग में आया, पहला सवाल ये था कि कोई किसी भी स्टेट में विपक्षी पार्टी की सरकार होती है और प्रधानमंत्री जाते हैं तो नॉर्मली ऐसा विज्ञापन नहीं छपता। तो और अगर छपता भी है तो क्या प्रधानमंत्री एज ए प्रधानमंत्री जा रहे हैं तभी तो विज्ञापन छपेगा। प्रधानमंत्री अगर बीजेपी का प्रचार करने जाएंगे तो नहीं छपेगा, वो भी पार्ट नहीं छपेगा। फिर मैंने फ़ोन किया जो वहाँ का जनसंपर्क विभाग था, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्री के रूप में आए थे तो हमारी परंपरा, हम उनका स्वागत करते हैं, झारखंड की परंपरा है। फिर मैंने कहा कि अगर वो प्रधानमंत्री के रूप में गए थे तो फिर पॉलिटिकल रैली क्यों की। तो फिर वहाँ से दिमाग में ये किया कि इसको थोड़ा देखते हैं। इससे पहले मैंने साल 2022 में एक RTI फाइल की थी, एक 2024 के जनवरी-फरवरी में, क्योंकि ये पैटर्न पुराना है लेकिन वो अचानक से मुझे फिर से नज़र में आया। फिर मैंने अपनी स्टोरी डेवलप की।
फिर मैं प्रधानमंत्री की यात्राओं के लिए गया पता करने की प्रधानमंत्री कैसे यात्राएं करते हैं, उनकी डोमेस्टिक यात्राएं कैसे होती है, फॉरेन की यात्राएं कैसी होती है। तो मेरे आरटीआई के जवाब में पीएमओ ने बताया कि प्रधानमंत्री जो अनऑफिशियल यात्राएं करते हैं उनके वेबसाइट पे अनऑफिशियल कॉस्ट के साथ मौजूद है। सामान्यतः यह पार्टी का प्रचार होता है और इसमें जो फ्यूल का खर्च होता है, जो आने जाने का, वो पार्टी देती है। तो फिर हमने देखा कि प्रधानमंत्री कहाँ कैसे कर रहे हैं। तो हमने देखा कि इस साल अक्टूबर की बात करें 2024 की, तो इस साल लोकसभा चुनाव था, उसके बाद हरियाणा का चुनाव था, झारखंड का चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव है। तो प्रधानमंत्री ने कुल 38 विजिट की थी अक्टूबर तक, ऑफिशियल विजिट इस साल में। हाँ, अभी अक्टूबर तक की बात कर रहा हूँ मैं, 10 अक्टूबर तक का किया था क्योंकि स्टोरी 10 अक्टूबर के पहले काम चल रहा था। तो इस साल उन्होंने टोटल 38 ऑफिशियल विजिट किया। उसमें 14 विजिट में ऐसा हुआ कि वो पार्टी का प्रचार करते नजर आए और ये 21 डिफरेंट इवेंट्स में हुए अलग अलग। उदाहरण के रूप में 16 फरवरी को प्रधानमंत्री रेवाड़ी गए, हरियाणा, रेवाड़ी पास में ही है। तो उसमें जब प्रधानमंत्री की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो उनके विजिट में डिटेल भी होता है कि प्रधानमंत्री क्या करने गए थे। तो लिखा हुआ था कि वो फाउंडेशन और योजनाओं के फाउंडेशन और उसको डेडिकेटेड करने गए हैं आम जन को, नेशन को। पर वहाँ प्रधानमंत्री बिल्कुल एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में भाषण दे रहे थे, तो विपक्षी पार्टियों पे हमला बोल रहे थे। कांग्रेस सोचती है कि सत्ता में रहना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए गरीब का ये बेटा जब से पीएम बना है ये एक के बाद एक मेरे खिलाफ साजिशें करते जा रहे हैं। उसके 4 दिन बाद, और ध्यान रहे ये लोकसभा चुनाव से पहले का समय है क्योंकि अप्रैल मई में लोकसभा का चुनाव था। 20 फरवरी को प्रधानमंत्री फिर जम्मू जाते हैं और वहाँ वो उद्घाटन करते हैं और फिर सेम वही पैटर्न है कि ऑफिस वो आए हैं डेडिकेट करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए। और वहाँ कथित परिवारवाद जो वहाँ उन अब्दुल्ला फैमिली और मुफ्ती फैमिली पे उस पर निशाना साधते हैं। तो ये जो एक छोटा सा सवाल है इसमें, ये जो इवेंट होता है ये भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइज करती है? नहीं, सरकारी होता है, उसमें सब कुछ सरकारी होता है, आना जाना, वो इवेंट भी सरकार का होता है, उसमें सरकारी पैसा खर्चा होगा। जैसे हरियाणा वाला है उसमें हरियाणा सरकार खर्च की होगी, तो वो सरकारी खर्चा होता है और प्रधानमंत्री उसमें जाते हैं एक प्रधानमंत्री के तौर पे, लेकिन वो भाषण देते हैं विपक्षी एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पे। ये करते हुए हमें एक चीज़ और मिला कि प्रधानमंत्री कई बार ऐसे करते हैं कि वो गए ऑफिशियल विजिट पे। मान लीजिए वो ऑफिशियल विजिट पे गए हैं केरला, उसमें 4 इवेंट होगा, 3 इवेंट ऑफिशियल होगा, बीच में एक अनऑफिशियल हो जाएगा। तो ये फिर हमने सवाल पूछा कि इसका पैसा, मतलब जैसे ये होना कि अगर मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस के काम से मयूर विहार और बीच में मैं अपने किसी दोस्त के यहाँ घूमने चला गया, तो ऑफिस मुझसे कैसे बोलेगा कि तुम इसका पैसा तुमसे काटूंगा? तो पीएमओ कैसे वो पैसा बीजेपी से लेता होगा? तो ये इंटरेस्टिंग है ना कि मतलब हम जा रहे हैं कहीं और, बीच में मैं अपने पर्सनल वर्क करने लगा, तो ऑफिस कैसे बोलेगा कि नहीं तुम गए थे तो यहाँ अपने काम से बीच का पैसा दे दो? कहीं अपनी तो नहीं बता रहे नहीं, मतलब। और तीसरा एक चीज ये मिला कि लोग किसी भी चुनाव, मान लीजिए जैसे स्टेट चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री की यात्राएं उस स्टेट में बढ़ जाती है। जैसे हरियाणा यूपी चुनाव से पहले हमने 90 दिनों का वो रखा कि किसी भी स्टेट में इलेक्शन होता है उससे घोषणा से 90 दिन पहले प्रधानमंत्री की विजिट देखा हमने। तो उत्तर प्रदेश में 14 बार वो गए थे। जनवरी 2022 में वहाँ लोकसभा विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई 8 जनवरी को, और उसके पहले 3 महीने तक प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश गए। वहाँ भी हम उदाहरण देख सकते हैं कि वहाँ वो क्या कर रहे थे। प्रधानमंत्री के जेवर, उनके वेबसाइट पे लिखा हुआ कि वहाँ जेवर एयरपोर्ट के उदाहरण के लिए जाएंगे, और वहाँ जाके वो पॉलिटिकल बयान दे रहे थे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि वो क्या बोल रहे थे। पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को हमेशा झूठे सपने दिखाए, वही उत्तर प्रदेश आज राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। ऐसे ही प्रधानमंत्री उसके बाद या पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए सुल्तानपुर गए, जो अमेठी और रायबरेली के पास में है।
वहाँ भी प्रधानमंत्री पूर्व की पार्टियों पे निशाना साध रहे। तो वो इवेंट सरकारी था, सरकारी पैसा इवेंट खर्च करने पे जो पूरा ऑर्गेनाइज हुआ, प्रधानमंत्री के आने जाने का खर्चा सब सरकारी था। तो इसलिए हमने स्टोरी की कि ये मामला दरअसल नैतिकता का है, ठीक है। तो और फिर हमने बैकग्राउंड में भी बाकी 2 PM का भी चेक किया, उनके साथ काम किए हुए लोगों से भी बात किया। बाकी समय में ऐसा नहीं दिखता है। PMO के वेबसाइट पे 2 प्रधानमंत्री का डिटेल है, मनमोहन सिंह का और अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी का 2 इवेंट का ही है, मनमोहन सिंह के इवेंट का है। वहाँ वो ऐसा नहीं दिखता कि वो जा रहे हैं ऑफिशियल वर्क पे, वहाँ अनऑफिशियल वर्क कर रहे हैं। तो ये हमने देखा। मनमोहन सिंह का इतना कांग्रेस ने यूज़ भी नहीं किया पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए। हाँ, वो जाते भी थे तो अपनी सरकार की बात करते थे। मतलब मैं अच्छा काम कर रहा हूँ ये कहना बुरी बात नहीं है, पर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ वो बुरा करते थे, ये गलत है। मतलब टैक्स पेयर्स की मनी पर जो इवेंट गवर्नमेंट का इवेंट है उसको आप बदल दे रहे हैं एक पॉलिटिकल रैली में। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले जब मेरी स्टोरी आ रही थी उसे प्रधानमंत्री बनारस में थे, उन्होंने वहीं किया। झारखंड में चुनाव से जस्ट पहले वो 2-3 बार लगातार गए वो, और वहाँ वो बोलते हैं कि यहाँ तो मैं कम बोलूँगा, सरकारी कार्यक्रम है, वहाँ जाके बोलूँगा ज़्यादा। और झारखंड सरकार उनको बतौर प्रधानमंत्री स्वागत कर रही है। वैसे ही वो महाराष्ट्र में गए और संजय राउत ने इस पर सवाल भी उठाए थे। और तो यही है। लेकिन ये जो सेग्रीगेशन है ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल विजिट्स का, ये मनमोहन सिंह के लिए वहाँ पे उपलब्ध है वेबसाइट पे, और PMO की वेबसाइट पे है, नरेंद्र मोदी का नहीं है, उसमें है सेग्रीगेशन। ऑफिशियल अनऑफिशियल है, ये उनकी बात कर रहे हैं जो अनऑफिशियल ऑफिशियल बोली गई, लेकिन वहाँ पर काम पार्टी के लिए कर रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री की वेबसाइट जब आप देखेंगे उस पर उनका विजिट होता है, एक इंटरनेशनल और एक नेशनल, डोमेस्टिक। तो PMO ने हमें RTI में बताया था कि अगर उनका ऑफिशियल विजिट है नॉन ऑफिशियल, तो उसके पीछे वो कोर्ट में नॉन ऑफिशियल लिख देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कई बार ऐसे करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री अयोध्या गए, राम मंदिर वाला, वहाँ भी ऑफिशियल विजिट पे थे। प्रधानमंत्री द्वारका गए, जब उन्होंने पानी के अंदर पूजा की थी, वो काफ़ी वायरल हुआ उनकी तस्वीर, वो ही ऑफिशियल विजिट था। प्रधानमंत्री TV9 भारतवर्ष के एक इवेंट में गए, वो भी ऑफिशियल विजिट था, वहाँ भी उन्होंने जो समिट था उसमें भाषण ही दिया था। तो ये चीज़ें हैं जो अपनी स्टोरी की फाइंडिंग है। जनता का पैसा यूज़ कर रहे हैं पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए, और हम जनता का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं आप तक सच पहुंचाने के लिए। डिफरेंस है। तो सब्सक्राइब करिए ताकि हम रिपोर्ट करते रहें। अनमोल, अब आप पे आते हैं कि ये जो फ्लड प्लेन, जो कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ फ्लड प्लेन्स हैं, इसमें आपने कितने साइट विजिट किया, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या आपने देखा? और आप तो पहले बता चुके हैं कि फ्लड प्लेन का क्या इम्पोर्टेंस है एक रिवर के लिए, एक नदी के लिए। ज़्यादातर बातें होती है कि पानी कितना पोल्यूटेड है, कितना कम पोल्यूटेड है, लेकिन आप कह रहे हैं फ्लड प्लेन पे इतनी बातें नहीं होती। तो आप बताइए कि कितनी साइट आपने विजिट किया और क्या क्या आपने वहाँ देखा? इसके साथ ही मैं एक सवाल जोड़ देता हूँ कि आप पहले जो बोल रहे थे कि बना दिया गया है, कौन बना रहा है, एजेंसीज कौन है, ये भी बताइएगा। DDA। अच्छा, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। हाँ बिल्कुल, LG साहब के नेतृत्व में ये सब कुछ हो रहा है। तो माननीय LG साहब, तो ये सब कुछ DDA द्वारा किया जा रहा है इन द नेम ऑफ ब्यूटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट। और दिल्ली विकास प्राधिकरण सिर्फ सूरघाट का, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था वैसा नहीं, मैं 10-12 लोकेशन पर गया, और जिसमें से 6 मेजर लोकेशन हैं जिन पर अभी कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है। हाँ, उनमें से एक सूरघाट है, दूसरा है वसुदेव घाट जो कि कश्मीरी गेट पे है, तीसरा है हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको अगस्त 2022 में शुरू किया गया था कि पूरे फ्लड प्लेन को एक पार्क में ही तब्दील कर दिया गया है। वो है बांसेरा थीम, बम्बू थीम पार्क, उसका नाम है बांसेरा, बांस वर्ड बम्बू का हिंदी, उससे बना हुआ है। तो बम्बू थीम पार्क बना दिया इन लोगों ने सराय काले खां के पास। तो वहाँ 2022 में अगर बैक इन टाइम जाए तो मैंने तब स्टोरी की थी, वहाँ झुग्गियाँ होती थी लोगों की, तो उनको इसलिए हटा दिया गया क्योंकि यहाँ पर फ्लड प्लेन में कॉन्क्रीटाइजेशन नहीं हो सकता, कोई कंक्रीट का स्ट्रक्चर नहीं होता, तो उनको हटा दिया गया कि फ्लड प्लेन के लिए ठीक नहीं है, बुलडोज कर दिए गए उनके घर। अब ये लेकर आए बम्बू थीम पार्क कि हम यहाँ पर बम्बू लगाएंगे नदी के इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। हालांकि DDA के पास इस बात का रिसर्च नहीं है कि बम्बू उस पर्टिकुलर साइट पे यमुना के इकोसिस्टम से कितना मैच करता है, इस बात की कोई जवाबदेही नहीं है।
कि जो आप 15 तरह के बम्बू लगाने की बात कर रहे हैं, जिसमें से 2-3 नेटिव इंडियन है, बाकी इंडियन नहीं है, बाकी अलग अलग कंट्रीज के हैं। ऐसा लगता है ये सारा का जरा जो आइडिया है वो इंजीनियर्स का है। वहाँ पे इकोलॉजिस्ट, एनवायरनमेंट जानने वाला कोई नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। नहीं, आपको अवेयर भी जागरूक भी होना चाहिए कि अगर ये करेंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा नदी पे। इम्पैक्ट उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। हो गया तो फिर वही होता है ना, जैसे मतलब मोस्टली इंजीनियर जो काम करते हैं, प्रगति मैदान टनल बना, थोड़ा सा भटक रहा है 1 मिनट, प्रगति मैदान टनल बना, ठीक है, अब टनल तो बन गया बहुत बड़ा भव्य, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन भी कर दिया, बारिश हुई तो भर गया, अब पानी कैसे निकालोगे? आपने पहले तो ड्रेन देखा नहीं कि कौन सा आसपास का ड्रेन है, ओवरफ्लो अगर पानी होता है सिटी में, पानी ज़्यादा आता है तो कैसे इसको मैनेज करोगे? तो अब इन लोगों ने इस साल क्या किया, उसके बगल से एक और ड्रेन जो है बना दिया और पंप लगा दिया, मतलब पानी ज़्यादा हो गया तो और ज़्यादा पंप लगा दो। नेचुरली उसको कैसे यहाँ के मतलब फ्लो के साथ यमुना की जो ढलान है, मतलब दिल्ली की जो ढलान है यमुना की तरफ, उससे कैसे मैच किया जाए, इसका कैलकुलेशन नहीं किया गया और उसका रिजल्ट बार बार हमें देखने को मिला। ये सब इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं। इंजीनियरिंग। मुझे लगता है ऐसी योजनाएं आती है कमाई के लिए कोई पूछता नहीं बनाइए, बनाने में दिक्कत नहीं है। तो एक सुविधा भी है लोगों के लिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए जी। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको काफ़ी चीज़ें, एटलीस्ट जो इकोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, कि पानी किस रास्ते जाएगा, कहाँ से आएगा, बारिश होगी तो वो भरेगा नहीं भरेगा। कश्मीरी गेट में जो वसुदेव घाट है वो वहाँ पुराना एक घाट था, उसको चाहते तो थोड़ा सा ब्यूटीफाई करके छोड़ देते, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, वहाँ पे एकदम डेड स्टोन से पूरी सीढ़ियाँ बना दी, और जो वो सीढ़ियाँ बनी है ना वो एकदम नदी के मेंडरिंग कर्व पे है। कर्व पर आप समझते हो फ्लो का क्या होता है हिसाब किताब, अगर आप इधर इसका फ्लो रोकोगे नदी का तो ये इधर जाएगा, और बहुत ज़्यादा फ्लो रहा, बाढ़ का टाइम रहा, तो ये फ्लो इधर के एरिया को ले डूबेगा, या इधर का बांध तोड़ देगा दूसरी साइड का, या फिर इसको तोड़ देगा। तो वो भी मतलब ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो एक्सपर्ट वहाँ पर विजिट किए हैं, जिन्होंने हमको बताया, हमारी स्टोरी में भी है वो, कि वो खतरनाक हो सकता है, खासकर फ्लड के टाइम पे। फिर आप कहोगे अरे दिल्ली में बाढ़ कैसे आ गई। फिर उसके बाद बासेरा की हम बात कर रहे थे, बम्बू थीम पार्क, वहाँ से जुग्गियाँ तोड़ी गई क्योंकि कंक्रीट का स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। फिर वहाँ पर बम्बू थीम पार्क के नाम पे आपने उस पूरे एरिया के लगभग 30 से 40% हिस्से को कॉन्क्रीटाइज कर दिया है। आपने सड़कें बना दी कंक्रीट की, आपने वहाँ पर बहुत सारे, वहाँ पर आपने कैफ़े बना दिया, फिर वहाँ पर एक गेट लगा के आपने 50 रुपये का टिकट भी लगा दिया कि आइए देखिए। वहाँ पे आप फूल लगा रहे हैं, घास लगा रहे हैं, वहाँ के जो वाटर बॉडीज़ थे, जो पॉन्ड्स थे, उनको आपने रिस्टोर किया, फिर रिस्टोर करके उसके चारों तरफ आपने पत्थर लगा दिए, फिर उसमें फाउंटेन भी लगा दिया। इतना रेवेन्यू को क्या करेंगे अगर नेचुरल डिजास्टर हो गया, फ्लड हो गया तो? और वहाँ जो बनाया गया वहाँ पर एक बड़ा सा डेक पॉइंट भी इन लोगों ने बना दिया है। सेल्फी पॉइंट, एक सेल्फी पॉइंट तो होता है छोटा सा, डेक पॉइंट होता है बड़ा सा, 10 मीटर ऊंचा डेक पॉइंट बना के रेड सैंड, मिट्टी, बालू पाट के, वहाँ के नेचुरल जो मिट्टी थी उसको उस पर पाट दिया इन लोगों ने पूरा, और उसको यमुना के वाटर लेवल से बहुत ऊपर लेकर गए हैं कि वहाँ नहीं पहुँच सकता पानी। और वहाँ पर बड़ा सा डेक पॉइंट बना के कि आप आइए और व्यू लीजिए, और आप वहाँ खड़े होंगे तो स्मेल आती है यमुना की। और यमुना की तरफ एक बड़ा सा चांद भी बना दिया इन लोगों ने, पता नहीं क्यों, हाफ मून। फोटो खिंचाएगा तो बैकग्राउंड में देखेगा बहुत अच्छी दिख रही है यमुना जी। तो ये एक तरह से फोटो इवेंट की आप आए, फोटो खिंचवाएं, इस तरह का बना रहे हैं सब। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है यमुना पे, इम्पैक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। एक बार पहले मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उद्देश्य, मेन मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि सब इतना ब्यूटिफिकेशन हो रहा है? क्या किसी ने उनको किसने इनको आइडिया दिया है? कैसे ये प्रोजेक्ट पास हो रहे हैं? नहीं, इनका जो मेन आइडिया है कि हम यमुना के फ्लड प्लेन को रिस्टोर कर रहे हैं। ये रेस्टोरेशन है थ्रू, ये रेस्टोरेशन थ्रू कॉन्क्रीटाइजेशन। कॉन्क्रीटाइजेशन ही सबसे ज़्यादा खतरनाक है, और ये कॉन्क्रीटाइजेशन ही कर रहे हैं। That's how ये कह रहे हैं कि रिस्टोर कर रहे हैं थ्रू कॉन्क्रीटाइजेशन, ब्यूटिफिकेशन से। ये रिस्टोर करने का इनका फार्मूला है कि रिवर को रिस्टोर करना होगा, ठीक है, काम करो, यहाँ पे रेड सैंड की सीढ़ियाँ लगा दो, एक बड़ा सा घंटा लगा दो, तो इस तरह से ये स्विमिंग पूल बना दो, इस तरह से रिस्टोर कर रहे हैं फ्लड प्लेन को। तो आपने कोर्ट केसेस कुछ देखे हैं इसमें, जैसे डीडीए बोल रहा है कि ये तो रेस्टोरेशन के लिए हम कर रहे हैं सारा का सारा? हाँ, अभी तो हमने स्टोरी की है, अभी इसको लेकर एनजीटी ने जो है संज्ञान लिया है। हाँ, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बोला था कि आप इस पर एक हमें स्टेटस रिपोर्ट फाइल कीजिए,
जिसको लेकर अगस्त में स्टेटस रिपोर्ट एक फाइल भी किया था सीपीसीबी ने। पर सीपीसीबी की होशियारी देखिए, उसमें सीपीसीबी ने कहीं भी नहीं कहा कि ये जो कॉन्क्रेटाइजेशन हो रहा है ये यमुना के फेवर में है या नहीं, ये इंक्रोचमेंट है या नहीं है। तो फिर क्या बोला उन्होंने? बस कि है इंक्रोचमेंट है। नहीं, इंक्रोचमेंट नहीं, कॉन्क्रेटाइजेशन है, दैट्स व्हाट। पर इसका इम्पैक्ट क्या है उस पर? कोई नथिंग। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो सेंट्रल एजेंसी है जो पोल्यूशन पे, एयर पोल्यूशन पे, वाटर पोल्यूशन पे काम करती है, और उसमें सारे के सारे सब एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं वहाँ पे। अगर वो नहीं बोल रहे तो फिर और लोगों को ये नहीं समझ में आता, लोगों को लगता है कि बोलेंगे कि ये तो बहुत अच्छा है। एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ इसके साथ, लोगों को लगता है कि अगर हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सही कर देते हैं, बहुत सारे लगा देते हैं, तब नदी साफ हो जाएगी कुछ हद तक। लेकिन ये सिर्फ ये सोचना गलत है। मैं एक रिवर का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, राइन रिवर, जो स्विट्जरलैंड और जर्मनी सहित कई देशों से होकर जाती, यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है शायद, सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूरोप। हाँ, तो वो 1980s में उसको सीवेज ऑफ यूरोप बोला जाता था। वो इतनी गंदी थी, और फिर उसको साफ करने के लिए सभी देशों के बीच बातचीत हुई, और सबने उसको कैसे साफ किया जाए इस बात पे सहमति बनी, और सब देशों ने, जिन भी देशों से वो होकर जा रही है, 4 या 5 देशों से जाती है, 6 देशों से जाती है, उन सारे देशों से ये सहमति बनी कि इसको साफ करना है, और ये कॉमन प्लेटफॉर्म पर वो लोग आए, और उसको साफ करने का, जिन शहरों से होकर गई, जिन बॉर्डर से होकर गई, हर जगह उसको साफ करने के लिए जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हो सकते थे उसको फॉलो किया गया। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए, बहुत बड़े बड़े, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 लाख के आबादी के बीच एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, नदी, अब आपने क्या होता है कि जब आप वो 3 स्टेप में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को साफ करते हैं, पहले में वो ऑर्गेनिक जो पॉल्यूटेंट होते हैं जैसे पत्तियाँ, घास, ये सारी चीज़ें ये छांटते हैं, दूसरे में प्लास्टिक और इनसे मिले हुए चीज़ें, तीसरे में जो बचा हुआ होता है उसको छांट देते हैं। उसके बाद भी जब वो नदी में पानी छोड़ते हैं, तो पानी छोड़ने के बाद क्या होता है, कुछ माइक्रो लेवल के पॉल्यूटेंट रह जाते हैं पानी में, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से साफ नहीं हो सकते। उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं लोग, नदी को आगे, जब नदी आगे जाती है तो उसके फ्लड प्लेन का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे कई जगह पर खाली छोड़ दिया गया है नेचुरली। जो बात मैं आपको बता रहा था कि नदी का एक अपना नेचुरल फिनोमिना है कि वो खुद को क्योर करती है, सेल्फ प्यूरिफाइंग, उसमें हाँ, उसकी एक अपनी क्वालिटी है। तो वो जो फ्लड प्लेन के लिए वो बहुत बड़ा हिस्सा नेचुरली छोड़ देते हैं, जिसमें उसके फ्लड प्लेन में जो भी उसके इकोसिस्टम को सूट करता है, उस तरह के प्लांट्स और उस तरह के फिश या बाकी अन्य जो भी पानी वाले जीव होते हैं, वो सारे होते हैं, वो उसमें ग्रो करते हैं। तो उसके ज़रिए वो खुद को फिर साफ कर लेती है। और मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं चाहूँगा कि पिन एंड पोस्ट की एक वीडियो आप उसको देखिए, उसका पानी का फ्लो, मतलब क्वालिटी वो मेंटेन है इतने सारे शहरों और देशों से गुजरने के बाद, और वो वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट है, मतलब जल मार्ग का बिजिएस्ट रूट है। उस पर व्यापार भी होता है, ऐसा भी नहीं है, वहाँ पे जहाज़ें चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, और वो एकदम उसकी क्वालिटी मेंटेन है। दैट्स हाउ उन लोगों ने ऐसे किया। हमारे अपने देश में एक नदी है जो 22 किलोमीटर के स्ट्रेच में केवल गंदी हो रही है, यमुना, और उसके सिर्फ हर बार ये होता है पानी खराब हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं काम कर रहा। दूसरे पार्ट पे कभी बात ही नहीं होती है, और वो ज़्यादा क्रूशियल है। कहते हैं कि नदी अगर अपने मूल रूप में बहे तो अपने आप सब कुछ साफ कर लेगी, ऐसा नदी के बारे में कहा जाता है। पर अनटिल अनलेस आप उसमें ड्रेन के जरिए बहुत सारा कचरा ना डालें। सिर्फ आप भी पर्यावरण बीट कवर करते हैं, लगातार स्टोरी करते हैं, अनमोल भी कर रहे हैं, मैंने भी एक आध बार की है। जब ये आया तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहना शुरू किया कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था 2025 में डुबकी लगाऊंगा, और पॉलिटिकल हो गया। अपने यहाँ गंभीर चीज़ों को भी पॉलिटिसाइज करके उसकी बैंड बजा दी जाती है, उसकी गंभीरता कम कर दी जाती है। उसके बाद एलजी का भी एक बयान है, शायद मई जून में उन्होंने दिया था कि हम यमुना जी को इतना साफ कर देंगे, 100% तो नहीं, लेकिन इतना कर देंगे कि आप वहाँ बैठ सकते हैं, इस टाइप का उनका भी बयान था। तो उन्होंने इस दिशा में काम करते हुए उन्होंने यमुना के फ्लड प्लेन को ही खत्म करने का जिम्मा उठा लिया है जी साहब ने। अब एक चीज़ बताइए, साल आता है 2014, भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी, एक पूरा अलग ही मंत्रालय बन जाता है नमामि गंगे, और 20,000 करोड़ का उसका बजट हो जाता है, और अभी वो बढ़ के शायद 38,000 करोड़ या कुछ करोड़ हो गया। देखिए, यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, और अगर आप गंगा को साफ करना चाहते हैं, गंगा नदी को, जो भारत में जिनको माता के रूप में माना जाता है,
अगर आप उनको साफ करना चाहते गंगा नदी को, अगर यमुना को आप ऐसे ही ले जाए गिरा देंगे तो वो कैसे साफ होंगे? और करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, वो टैक्सपेयर के पैसे होते हैं। तो क्या कोई एक गंभीर तरीका नहीं है? जैसे आपने एक उदाहरण दिया उस नदी का जो यूरोप में बहती है, हमारे यहाँ सोच समझ के कुछ फैसले नहीं लिए जा रहे? या जैसे मैं एक यमुना को लेकर काम करने वाले व्यक्ति से बात कर रहा था, तो उनका कहना था कि बीमारी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, अलग अलग चीज़ों से ठीक करने की कोशिश हो रही है। हरियाणा में यमुना से बालू निकाले जा रहे हैं, हरियाणा के दिल्ली में यमुना घुसती है तब तक 22 से 25 आपने फ्लाईओवर बना दिए, पुल बना दिए। तो यमुना को आप उसके रूप में बहने नहीं दे रहे हैं। यमुना जब दिल्ली में यमुना एंटर करती है हरियाणा से तो बहुत कम ओरिजिनल पानी आता है। पहले हरियाणा ले लेता है, यूपी ले लेता है, फिर वजीराबाद में ही दिल्ली सरकार पानी निकाल लेती है। अपने केमिकल्स भी छोड़ देता है हरियाणा केमिकल छोड़ देता है। उसके बाद दिल्ली सरकार खुद पानी निकाल लेती है वजीराबाद में, यहाँ दिल्ली के लोगों को देने के लिए। तो आप 22 किलोमीटर में इसलिए गंदी हो जाती है कि उसका नेचुरल कुछ बचता ही नहीं। तो क्या सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है लेकिन एक सोची समझी, मतलब एक बैठ के विचार नहीं कर रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। देखिए, यमुना की आप बात कर रहे हैं तो मनोज मिश्रा जी की बात ना हो, ये उनका काफी हाँ, ये बेईमानी होगी। उन्होंने फ्लड प्लेन को, उनका बहुत जोर था फ्लड प्लेन को लेकर। उन्होंने 2005 में दिल्ली हाईकोर्ट को एक मैप भी दिया था कि कैसे दिल्ली में यमुना के फ्लड प्लेन को इनक्रोच किया गया है। ये भी चीज़ हमने स्टोरी में डाली है। तो फ्लड प्लेन की अहमियत बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब उसको आप ऐसे दरकिनार नहीं कर सकते। और नदी के नेचुरल फ्लो के लिए वो बहुत ज़रूरी है। और जब भी कोई नदी अपने नेचुरल फ्लो में नहीं है, आप उसको चाहे आप STP लगा लीजिए, चाहे आप वहाँ पे बड़े बड़े बांध बना दीजिए, बराज लगा लीजिए, वो साफ़ नहीं होगा क्योंकि उसका एक अपना नेचुरल इकोसिस्टम है। अब दिल्ली में जो प्रयास हो रहे हैं उनको देखकर अभी आप चलिए, अब मेरी स्टोरी में होगा, अब ग्लास में मैंने भर के मैं पानी दिखा रहा हूँ, वो पानी की क्वालिटी है। और ये क्वालिटी आज की नहीं है, ये क्वालिटी हर साल देखने को हमको मिलती है। तो अगर हम ग्राउंड पर देखें तो ग्राउंड पर देखने से ये लगता है कि कुछ सब सारे दावे खोखले हैं या जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो इम्पैक्टफुल नहीं है। और अगर इम्पैक्टफुल नहीं है तो इसका कोई दूसरा मैकेनिज्म नहीं है कि आप जिम्मेदार किसको ठहराओगे। कि 3 सालों में अगर आप बता रहे हैं कि आपने इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं तो क्यों नहीं हुई, इसकी अकाउंटेबिलिटी के, इसकी कोई स्टेटस रिपोर्ट हो, इसका एक रिव्यू रिपोर्ट तैयार किया जाए कि क्यों नहीं हुआ काम। क्यों अकाउंटेबिलिटी पे मेरा क्वेश्चन है, जैसे DDA ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है, केजरीवाल ने बोला कि मैं नदी को साफ करूँगा, LG ने बोला कि मैं भी साफ करूँगा। मतलब किसका ये किसका काम है इस नदी को साफ करना? देयर इज 2 थिंग। DDA फ्लड प्लेन जितना भी है यमुना का दिल्ली में, वो DDA द्वारा मैनेज किया जाता है और DDA LG के अंडर में है। DDA LG सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो दिल्ली जल बोर्ड द्वारा मैनेज होता है, जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में है। केजरीवाल, हाँ, अतिशी के अंडर में है। तो अतिशी मतलब वो केजरीवाल के अंडर है। मतलब सीवेज का पानी ट्रीट होके यमुना में गिरी, इसकी जिम्मेदारी केजरीवाल दिल्ली सरकार। और अभी तक अभी सारे के सारे STP बंद हैं। मतलब अब अतिशी जी CM हो गई है तो दिल्ली सरकार की है। मतलब ट्रीटमेंट पानी का सही हो और वो साफ यमुना में गिरे, यहाँ तक की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। फ्लड प्लेन पर किसी तरह का इंक्रोचमेंट ना हो, वह यमुना का जो भी वो क्लेम करती है अपना फ्लड प्लेन, वो मेंटेन रहे, नेचुरल अपने नेचुरल कंडीशन में रहे, इसकी जिम्मेदारी DDA की है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ना तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सही से काम कर रहा है, सारा काला पानी आ रहा है, और DDA जो फ्लड प्लेन को रिक्लेम और डेवलप करने की बात कर रहा है यमुना के, वो फ्लड प्लेन को और ज़्यादा इंक्रोच कर रहा है, उसके स्पेस को, नदी के स्पेस को घटा रहा है। दो ग्राउंड पे फैक्ट ये है जो हमने अपनी रिपोर्ट में प्रूव किया है बाकायदा। तो ये दोनों, अगर दोनों दिल्ली गवर्नमेंट और DDA दोनों को देखा जाए तो दोनों ही इस दिशा में नहीं काम कर रहे हैं कि यमुना साफ हो। जो ग्राउंड के फैक्ट हैं, उनके दावे तो बहुत सारे हैं पर दिखता ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी पे पीयूष मिश्रा का एक शेर मुझे याद आ रहा है, वो गुलाल फिल्म में था कि इस मुल्क ने हर शख्स को जो काम था सौंपा, उस शख्स ने उस काम की माचिस लगा के छोड़ दी। वाह। जिसको जो जिम्मेदारी दी गई। और दिल्ली में एक चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ कि दिल्ली में ये विजिबल है, नेशनल मीडिया यहाँ पे
50 जर्नलिस्ट जाके वो झांक में, जो पूरा झांक वो निकलता है उसमें जाके कर देते हैं। कई बार एक मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो जाने माने प्रोफेसर हैं शायद, विद्याचरण ऐसा कुछ नाम है, मैं मिस कर रहा हूँ, बनारस के रहने वाले हैं। वो अक्सर बनारस के आसपास की वीडियो डालते हैं, 80 घाट की वीडियो डालते हैं, उसमें दिखाते हैं कि नाले का पानी सीधे सीधे गंगा जी में गिर रहा है। तो ये क्योंकि वहाँ जर्नलिस्ट जा नहीं पाते या वहाँ मीडिया उतना फोकस नहीं कर पाता, हर जगह कानपुर में आके गंगा में कितना गिरता है। हाँ, अपने देश में नदियों को एक सम्मान तो दिया गया, पर उस नदी बेहतर है उसके लिए उतनी गंभीरता से काम नहीं हो रहा है जो हमको दिखता है। बिल्कुल, ये हकीकत है। मतलब ना पब्लिक सीरियस है, ना गवर्नमेंट सीरियस है। देखो ना, छठ जैसे पर्व त्योहार होता है, अच्छे खासे लोग खुद को पढ़े लिखे बोलेंगे, आएंगे गाड़ी लगाएंगे यमुना पुल के ऊपर, घर का इतना कूड़ा उठाएंगे डाल देंगे। दिवाली के टाइम पे तो बहुत डला होगा, घर की सफाई के बाद जो पुरानी मूर्ति या पुरानी चीज़ें निकलती है उसको ला के डाल देते हैं। जम्मू में मैं था, जो तवी नदी बहती है जम्मू में, जो पुल बना हुआ है, उस पुल पे आप किसी भी वक्त बैठ, खासकर सुबह के 10-11 बजे के टाइम पे अगर वहाँ आप खड़े हो जाएंगे, जो भी आदमी वहाँ से जाता है बाइक से या कार से, मोस्टली लोग वहाँ रुकते हैं और प्रणाम करते हैं नदी को। एट द सेम मोमेंट आप देखेंगे कि मोस्टली लोग क्या करते हैं, अपने घर से पॉलीथीन में लाए हुए तमाम पूजा पाठ के सामान, मूर्तियाँ या बचे हुए तमाम चीज़ें, वो वहीं से पुल से ड्रॉप करते जाते हैं। काफ़ी फ्रंट पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सीवेज आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट में, उसको भी सुधारना पड़ेगा छोटे शहरों में, ताकि लोग नदियों में वेस्ट ना डालें जी। एसटीपीज को सुधारना पड़ेगा, एनक्रोचमेंट को सुधारना पड़ेगा। एसटीपी भी इनफ नहीं है दिल्ली में, दिल्ली की जो एसटीपी है उतनी इनफ पॉपुलेशन के हिसाब से इनफ नहीं, जो भी है वो तो काम करें, जो लगा रखी है वो भी काम नहीं कर रही। अब उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि क्यों नहीं काम कर रही है, इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है। और अगर काम नहीं कर रही है तो किसकी वजह से काम नहीं कर रही? क्या वो किसी तकनीकी खराबी की वजह से काम नहीं कर रही, या किसी ऑफिशियल की वजह से नहीं काम कर पाई, या फंड का मोबिलाइजेशन नहीं हुआ? प्रॉब्लम कहाँ है? इस बात को लेकर हमारे पास कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हम इतना डिस्कस कर रहे हैं यमुना पे बिकॉज दीज आर द इश्यूज व्हिच आर वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, नॉट एज अ जर्नलिस्ट बट एज अ ह्यूमन बीइंग्स आल्सो। वी आल्सो वांट टू सी कि यमुना क्लीन हो, सारी नदियां क्लीन हो। हाँ, यमुना को लेकर तो मतलब आपको सीरियस होना पड़ेगा। आप नहीं सीरियस हो गए काफी एक्सपर्ट से बात किया तो कि इसका सॉल्यूशन क्या है? जनता को ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा या इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है? पॉलिटिशियन तो वही करता है ना जब जनता डिमांड करती है। अगर जनता आंखें बंद कर लेगी तो पॉलिटिशियन वो काम करेगा ही नहीं, चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट हो। सरकार वही करती है जो जनता अगर आ जाए, तो जनता अगर सड़क पे, किसान आंदोलन बिल लेना पड़ा मोदी जी को वापस, या किसी भी चीज़ के लिए अगर जनता मूड बना लेती है कि ये होना चाहिए, दिल्ली की जनता ये चुनावी मुद्दा बना दे यमुना को, तो वो तो करना पड़ेगा उनको। तो ऑफ कोर्स जनता का तो इसमें है कि वो इसे एक तरह का इग्नोर करके चलते हैं कि ये तो गंदी हो गई है, लाइक अदर थिंग्स इन द कंट्री की लोग ऐसे आंखें बंद कर लेते हैं, अरे पुलिस तो करप्शन करती है, ट्रैफिक वाला पैसा ले लेता है, तमाम सारी चीज़ें। तो वैसे इसको भी अच्छा गंदी तो हो ही रही है। जैसे छोटे शहरों में, गाँव में अभी पानी लोग नल खोल देंगे। अभी नल जल योजना की जो लाइन है हर गांव में पहुंच गई। तो आप कई गांव में जाएंगे ना, छोटे शहरों में, गांव में, तो देखेंगे वो नल का पानी खुला हुआ बह रहा है। आप किसी को बोलेंगे अरे पानी बह रहा है, तो कहते हैं कौन सा ये, इसमें पैसे खर्च हो रहे हैं। नहीं, एक और रीज़न है। मैं गया था, मेरे गाँव की तरफ भी है, तो उधर लोग खोल के इसलिए रखते हैं, कहते हैं बंद करेंगे तो पाइप पीछे फट जाएगी, आएगा ही नहीं। नहीं जो मेरा है वो ये है कि उनका कहना है कि पानी में कौन सा पैसा लग रहे हैं, पर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि अब हम दिल्ली में आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं, आपको 1 लीटर पानी के लिए 20 रुपये देना पड़ता है। हम शहर में रह रहे हैं, आप भी पानी मंगाते होंगे रोज के 2 दिन में, तो 31 रुपये 40 रुपये का बोतल, 50 रुपये का, जो जैसा जो ब्रांड पीना चाहे, या जो नॉर्मल आजकल छोटे शहरों में बिक रहा है 80 रुपये का आता है, महंगा भी आता है। तो हम पानी खरीद के पी रहे हैं, जो हमारे घर में नहाने वाला पानी आता है हम नहीं पी सकते। ये चीज़ें धीरे धीरे गाँव में भी जाएंगी ना, क्योंकि गाँव का भी वाटर लेवल, मुझे याद है जब हम छोटे थे तो 100-120 में आ जाता था, अब 200, 250, 300 जा रहा है। वो नहीं रिलेट कर पाएंगे, वो भी गांव से हैं। नहीं, लेकिन राजस्थान से हैं। दो चीजें, एक तो है वाटर स्कैर्सिटी की, पानी है ही नहीं आपके पास। दूसरा है कि पानी है तो वो गंदा है या अच्छा है। अब इतना बारिश होता है दिल्ली में, पूरा दिल्ली भर जाता है, बाढ़, लेकिन वो पानी फिर बह जाता है। आप उसको स्टोरी नहीं कर पाते। मतलब एक नेचुरल गिफ्ट है आपको
पानी इतना सारा मिल रहा है, आप Rain स्टोर तो water करो। harvesting नहीं है। हाँ, हार्वेस्टिंग नहीं, कोई आइडिया नहीं, सब भगवान भरोसे चल रहा है। सॉल्व ऐसी भगवान सुप्रीम कोर्ट भी भगवान भरोसे चल रहा है। बसंत, आपकी स्टोरी पे आते हैं वापस। नरेंद्र मोदी ने जिन जिन इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, वो इवेंट्स क्या थे? आप थोड़ा बताएंगे कि क्या इनॉग्रेशन था या सड़क का कोई उद्घाटन था, या बड़े बड़े जो इवेंट जो आपने देखे कि इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि आप क्यों मानते हैं कि प्रधानमंत्री अगर जाते हैं किसी सरकारी कार्यक्रम में और वो अपने पार्टी का प्रचार करते हैं या बोलते हैं बाकी लोगों ने नहीं किया, देखो मैंने कर दिया, तो ये गलत कहाँ है? देखिए, आप किसी सरकारी कार्यक्रम में गए हैं और आप वहाँ अपनी सरकार की बात करिए। आप सरकारी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किसी अपने विपक्षी पार्टी को क्रिटिसिज्म करने के लिए करेंगे। आप जा रहे हैं उद्घाटन करने, नॉर्मली उद्घाटन क्या होता था? आप गए, रिबन काटे, उद्घाटन हो गया, सदियों से मतलब सालों से ही चलता आ रहा है। प्रधानमंत्री का उद्घाटन होता है, हजारों लोग बैठते हैं। वो सब पैसे कौन खर्च करता है? जनता का पैसा है ना। और जनता के पैसे से आप जनता के हित की बात करिए कि मैंने तुम्हें ये दिया, मैंने तुम्हें वो दिया, उसमें कोई बुराई नहीं। उसने नहीं दिया, वो जैसे प्रधानमंत्री गए वहाँ, ये नवसारी की बात है, ये गुजरात में नवसारी पड़ता है, जहाँ 22 फरवरी की, वो उनके यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो, उसमें कांग्रेस नेवर पेड अटेंशन टू डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स एरिया एंड विलेज ऑन कोस्ट लाइन। ऐसे ही आप प्रधानमंत्री का जो भी देखेंगे, ये नेहरू जी का नाम नहीं लिया इसमें उन्होंने। अब ये प्रधानमंत्री जी गए थे, आप उस पर देखेंगे कि कहीं बीजेपी का झंडा नहीं लगा होगा, कहीं नहीं। On one hand, there is a Congress-led misgovernments and on other hand, BJP-led good governance. आप इसकी भाषा सुनेंगे जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल जो रैली होती है उसकी भाषा सुनेंगे, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है या कुछ नहीं है? ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अच्छा, थोड़ा पार्टी वाले में आजकल जो उन्होंने झारखंड में, इधर यूपी में बोला, नहीं गुजरात में ही बोला था कि भैंस छीन लेंगे, उधर घुसपैठ पे बात हो रही है और बेटी पे बात आ गई है झारखंड में, बेटियां छीन लेंगे। तो बेटी बचाने से अब शिफ्ट हो गया नैरेटिव बेटी छीनने तक। हाँ, तो ये अब प्रधानमंत्री का आप देखिए, झारखंड वहाँ गए थे, जम्मू एंड कश्मीर, जो मैंने पहले आपको जिक्र किया, वो उन्होंने वहाँ जाके फैमिली पे बोला कि परिवारवाद। आप उसमें देखें कहीं भारत का नक्शा नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये सब जब चुनाव था तो प्रधानमंत्री क्या करते थे, जाते थे राजस्थान में, छतरपुर की बात है, प्रधानमंत्री गए, उन्होंने ऑफिशियल विजिट किया, उद्घाटन कर दिया, वहीं से नॉन ऑफिशियल विजिट कर लिया। बीजेपी की पूरी रैली, रोड शो कर रहे हैं। और उस चुनाव के समय मध्य प्रदेश में, वो राजस्थान में 4 बार गए चुनाव से जस्ट पहले, मध्य प्रदेश में 5 बार गए। इस तरीके से वो चुनाव से पहले जाते। हिमाचल प्रदेश चुनाव से पहले वो 14 या 13 तारीख को 15 तारीख को चुनाव की घोषणा हुई, और उसके पहले वो 3 दिन पहले 12 तारीख को और 13 को लगातार 2 दिन गए थे हिमाचल प्रदेश में। और बाकी पूरी बात नहीं बता सकता क्योंकि स्टोरी पे वॉल पे है और ये सब्सक्राइबर्स के लिए न्यूज़ लॉन्ड्री के, तो आप देखें। और बहुत सारी बातें जो सवाल अनमोल पूछ रहे हैं, शिव पूछ रहे हैं, क्या इसमें, क्या ये गलत है, क्यों गलत है, इन सवालों के जवाब भी हैं। तो सब्सक्राइबर के लिए है, तो सब्सक्राइब करिए ताकि ये स्टोरी में 2022 से मेरे दिमाग में चल रहा है। क्योंकि 2022 में मैंने एक RTI फाइल किया था, फिर 2024 में किया, क्योंकि मैं चाहता था कि वो पैसे बताएं कि एक हवाई यात्रा के कितना पैसा लेते हैं। तो PMO ने मुझे RTI में बोला कि वो डेटा हमारे पास नहीं है कि कितने पैसे, जैसे नॉन ऑफिशियल विजिट के लिए प्रधानमंत्री मान लो कहीं जाते हैं तो कितना पैसा दिया, वो इलेक्शन कमीशन को पार्टी जो अपना डिटेल देती है उसमें होगा, ना कि PMO को मिलेगा। तो ये ऑफिशियल विजिट का खर्चा नहीं दिया। ऑफिशियल विजिट जो इंडिया में होता है उसमें कई एजेंसीज काम करती है, स्टेट एजेंसी, फोर्स, जो बाहर जाते हैं उसका डेटा तो है। वो तो स्टार्टिंग में तो बहुत रिपोर्ट आया कि प्रधानमंत्री रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं पैसे विदेश यात्रा में। अब वो रूटीन हो गया, अब कोई ध्यान ही नहीं देता। अरे तो उसका तो फायदा भी तो हो रहा है देश को। हाँ, देश आगे बढ़ रहा है। मतलब ऐसा मानना है बीजेपी समर्थक लोगों को कि पहले कोई नहीं जानता था, अभी काफ़ी लोग जान रहे हैं कि इंडिया भी एक कंट्री है।
जी। तो बाकी ये पेवॉल पे स्टोरी है, इसमें वीडियो भी है, मैंने वीडियो के जरिए भी चीज़ें बताई है, पूरा हमने डेटा फुटेज इस्तेमाल किए हैं। हमने बताया कि इस दिन प्रधानमंत्री के पीएमओ के वेबसाइट के मुताबिक वो ये करने गए थे, दूसरे एंड पे हमने बताया कि वो वहाँ क्या बोल रहे हैं। तो वो विस्तार में मुझे लगता है 15-20 मिनट का वीडियो है, तो आप उसे ज़रूर देखें। और देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम स्टोरी करेंगे, क्योंकि हम आपके सहयोग से काम करते हैं। बसंत और अनमोल की जो स्टोरीज है ये संभव है बिकॉज वी आर सपोर्टेड बाय आवर सब्सक्राइबर्स। तो आप सब्सक्राइब करते रहिए। और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि एक एनएल सेना प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र और झारखंड इलेक्शंस पे, तो आप वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे अपने जो मन मुताबिक जो आप देना चाहें आप जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं इस पॉडकास्ट का जो फाइनल सेगमेंट है, रिकमेंडेशन। हम हमारे गेस्ट से पूछते हैं कि अगर वो कोई बुक, कोई मूवी, कोई सीरीज सजेस्ट करना चाहें व्यूअर्स के लिए, रीडर्स के लिए। तो बसंत आप बताइए कि क्या पढ़ रहे हैं या क्या देख रहे हैं आजकल आप? छठ पूजा चल रहा है और मैं बिहारी हूँ, तो हमारे लिए छठ पूजा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और मैं 15 साल घर से रहते हुए हो गए, ये दूसरी बार है जब मैं छठ पूजा में घर पे नहीं हूँ। और इसी बीच जो छठ पूजा की पर्याय, मतलब कहें कि वो छठ पूजा जब उनके हम गाने सुनते थे, और अभी भी जब मैं इंस्टाग्राम पे कोई रील आ जा रहा है शारदा सिन्हा, तो ऐसा लगता है जैसे आपकी माँ घर बुलाती है, शारदा सिन्हा के गाने हमें घर बुलाने लगते थे और रोना आता है। जब अगर मैं नहीं गया, अगर मैं शारदा सिन्हा गाना सुन लिया तो मुझे रोना आता है। और कुदरत का या जो भी अगर ऊपर कोई होता है उनका चक्र देखिए कि जो शारदा सिन्हा अपने छठ के गानों के लिए और छठ को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाई, वो इस दुनिया से तब गई जब छठ पूजा का पहला दिन था। कल छठ पूजा का नहा खा था मंगलवार को, आज खरना है, कल घाट जाएंगे और परसों, कल डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगे और परसों उगते सूरज को सुबह सुबह। और वो उनका चक्कर देखिए कि जिस चीज़ की आइडेंटिटी बनी वो छठ पूजा, मतलब शारदा सिन्हा। आप जानते होंगे एक हिंदी फिल्मों में गीतकार हैं राजशेखर, उनकी एक कविता है छठ पूजा को लेकर। वो कहते हैं छठ माने ठेकुआ, छठ माने शारदा सिन्हा के गाना। मतलब ये है छठ मतलब शारदा सिन्हा गाना। ठेकुआ क्या होता है? ठेकुआ देखिए, एक तो दिल्ली के लोगों के लिए ठेकुआ खजूर हमारे यहाँ बोलते हैं, उसको लोग ठेकुआ समझते हैं। हमारे आटे का बनता है और जो छठ पूजा में जाता है। अगर आप इधर हैं अगले सप्ताह तो मेरी बहनें गई हुई हैं घर, वो आएंगी तो मैं आपको खिलाऊंगा जरूर। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार शारदा सिन्हा को ज़रूर सुने। और वो हिंदी फिल्मों में भी गाना गाई है। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर का जो तार बिजली से पतले हमारे पिया, उनका ही गाना है। और सलमान खान की फिल्म थी मैंने प्यार किया, उन्होंने उसमें भी गाया है। आप भी सुन सकते हैं छठ पूजा शारदा सिन्हा। और शारदा सिन्हा कल जब उनका निधन हुआ मंगलवार को, तो आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो उनको हर तबके, मतलब तबका मीन्स हर जगह के लोगों ने उनको सेलिब्रेट किया, चाहे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हों चाहे कहीं के रहने वाले हों। मेरी एक दोस्त है, उन्होंने कहा कि मैंने उनको आखिरी बार एम्स में ही देखा था। तो पूरे मतलब ये पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित है। तो आप इनको सुनिए और सबको छठ पूजा की शुभकामनाएं। जो भी बिहार गए हैं प्रसाद लेके आइएगा। अनमोल, प्रीतम, व्हाट्स योर रिकमेंडेशन? मैं तो कहूँगा मेरी स्टोरी देख लो जिसने भी नहीं देखा है। सीरियसली इस टाइप की स्टोरीज़ हम रिपोर्टर्स बहुत ज़्यादा मन से करते हैं, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये कोई इवेंट नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे 2 लाइफ 4 लाइफ या 100 लाइफ इम्पैक्ट होती है। इससे एक पूरी अभी की जो जनरेशन है वो तो इम्पैक्ट होती है, आने वाली जनरेशन भी इम्पैक्ट आपके सामने है, जिससे लोग अनभिज्ञ हैं। हाँ ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर सीरियसली बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि नदियाँ नहीं रहेंगी तो सभ्यताएं नहीं रहेंगी, ये फैक्ट है। क्योंकि पुरानी जितने भी आप सिविलाइजेशन देखेंगे सब नदियों के किनारे बसे हुए हैं। इवन दिल्ली भी नदी की वजह से, नदी की सारे शहर ऑलमोस्ट, नदियों को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। और आपको लगता है कि आप ज़मीन से पानी निकाल देंगे तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड वाटर भी नदी की वजह से ही रिचार्ज हो रहा है दुनिया में कहीं भी। नदी दिल्ली में नहीं है, इसका 2-3 और नुकसान होता है। एक तो सुकून के लिए दिल्ली में कोई जगह नहीं है। नदी हो तो आदमी सुकून से बैठे, फिर क्रिएटिव थॉट्स आएंगे, कविताएं आएंगी सुंदर सुंदर। डेक पॉइंट है ना, डेक पॉइंट है। उसके बाद जो
कपल्स होते हैं, मास्क लगा के बैठना पड़ेगा उधर। जो कपल्स होते हैं उनके लिए भी प्रेम का सुंदर क्षण वहाँ मिल सकता है। आराम से बैठे हैं, बात कर रहे हैं, भविष्य की कल्पनाएं कर रहे हैं। सिंगल लोगों के लिए सिंगल लोग वहाँ बैठ के कविताएं लिखेंगे। जो कपल्स हैं वो अपने भविष्य की कल्पना करेंगे, कैसा होगा जीवन, दुख होगा, अगर रोना आ रहा है। मैं मतलब सिंगल लोग भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। साथ में नहीं कर सकते। साथ की मतलब किसी के साथ की कल्पना तो सिंगल लोग क्या करेंगे। तो वो मतलब नदी है तो बहुत कुछ है। मेरा कभी कभी दिल करता है कि यार एक दिल्ली में नदी होती, रात को कभी कोई ऐसा दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता। मैं तो यमुना के बिल्कुल करीब में रहता हूँ। अगर नदी अच्छी होती मैं आके बैठ जाता, 2 घंटे बैठा रहता। अगर लाइट लगा देते आसपास तो मैं वहाँ बैठ के किताब ही पढ़ लेता। पर दिल्ली में एक नदी ही नहीं है, बाकी सब कुछ है। हवा भी साफ नहीं है पर नदी नहीं। आपका रिकमेंडेशन क्या है? मेरा रिकमेंडेशन है ये अनमोल की जो यमुना पे वीडियो स्टोरी है उसको आप देखिए। बहुत शानदार स्टोरी किया है। क्या डीलिंग है आप दोनों में कि तू मेरा प्रमोशन कर, मैं भी सच में इस स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने एक नई तरीके से स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट को भी बदला। जनरली जैसे मैं करता हूँ उसके बजाय मैंने थोड़ा सा शुरू में चेंज किया फॉर्मेट को, कि अलग अलग लोकेशन से पीटीसी करके, ताकि लोगों को ये स्टोरी भी इंटरेस्टिंग लगे। आमतौर पर लोग एनवायरनमेंट की देखते नहीं है, ये प्रॉब्लम है लोगों में। अगर आप इनकी वीडियो रिपोर्ट देख रहे हैं, इनको बताइए कि जो इन्होंने चेंजेस किए हैं उससे आप कितना सहमत हैं। कैसे आप चेंज करना चाहते हैं, क्या आप फ्यूचर में चाहते हैं मैं ऐसी और स्टोरीज करूं। और एक और रिकमेंडेशन है बसंत कुमार की जो नरेंद्र मोदी के जो ट्रिप्स हैं उन पे स्टोरी है, वो बिहाइंड पेवॉल है। फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब। और इसी के साथ दिस पॉडकास्ट इज adjourned. Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.